कि यूनिट कैसे लिखें, साथ ही साथ कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हम जानते हैं पहले से, उस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन कैसे लिखें, डायमेंशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, डायमेंशन क्या चीज़ है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। और डायमेंशन के कुछ एप्लीकेशंस हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देखा, जिस एप्लीकेशंस में सबसे पहला था क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके बाद था क्या, किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन कैसे निकाला जाए, डायमेंशन फार्मूला को रिसर्च टूल कैसे यूज किया जाए, इन चीज़ों को स्टडी किया। बाकी यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़े हैं किस चीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज। दुनिया में मैं आपको क्या बताया था कि इन्फानाइट घटनाएं घटती है, हर एक घटनाओं का एक अलग अलग नाम होगा, और उस अलग अलग नाम के कारण हमारे पास इन्फानाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगे। तो इस इन्फानाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का नाम याद रखने में हमको कठिनाइयां हो रही थी, और इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को मेनली दो पार्ट में बांटा था। एक था फंडामेंटल क्वांटिटी और एक था क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको बताया था जो किसी दूसरे पर डिपेंड, और डिराइव्ड क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करता है। किस दूसरे पर, तो इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी करके पढ़े थे, और उसमें दो तरह के क्वांटिटी पढ़े थे, एक प्लेन एंगल और एक क्या। अभी तक मेनली जो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने डिवाइड किया था दो पार्ट में, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हमको कैटेगराइज करना है, तो कैटेगराइज करना है तो किसी भी चीज़ को बांटने का अलग अलग तरीका हो सकता है। अलग अलग तरीका में एक तरीका ये हो सकता है कि भाई अगर हम लोगों में आदमी को डिवाइड करना है दो पार्ट में, एक बांट सकते हैं क्या, कि लेंथ के अकॉर्डिंग, किसका लेंथ ज़्यादा है किसका लेंथ कम है। दूसरा, वेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरा, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को बांटने का अलग अलग तरीका हो सकता है। एक तरीका हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंडेंट होगा और फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होगा, उस बेसिस पर कैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को पार्ट में तोड़ेंगे। आज हम लोग अपना तरीका बदलने वाले हैं, और इस तरीका से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा क्या, वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। देखिए कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उस फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सामान खरीदने जाएं, कपड़ा खरीदने जाएं, कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि 5 मीटर कपड़ा चाहिए, वहां हमको किसी डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि फोर्स लगाओ 5 न्यूटन का, तुम्हारे मन में पहला सवाल आएगा क्या, कि फोर्स किधर लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है। तो इस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको मेनली 3 पार्ट में कैटेगराइज कर। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जो है, तो हम लोग पॉइंट ही शुरू करेंगे क्या, कि पॉइंट ही शुरू करेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर द फिजिकल क्वांटिटीज इज, जितना भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है, द फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगोराइज्ड इन, आर कैटेगोराइज्ड इन, इस कितने पार्ट में कैटेगोराइज्ड किया गया है, कैटेगोराइज्ड इन 3। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट। इसमें तो पहला है आपका, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और एक तीसरा भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम लोग 9th क्लास तक, 11th क्लास तक पढ़ते हैं। एक तीसरा भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर क्वांटिटी क्या है, देखिए कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे भी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है,
लेकिन कुछ पार्टिकुलर कारणों से, इस कारणों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसे टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है। मेनली टेंसर के पास कैरेक्टेरिया स्केलर के होते हैं और कुछ कैरेक्टेरिया वेक्टर के होते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब यहाँ से हम लोग इस तीनों फिजिकल क्वांटिटी को बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे और मेनली जो अपना टारगेट है, मेनली अपना टारगेट है ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये यहाँ से एक चैप्टर बन के आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वेक्टर्स का एक चैप्टर बन के आएगा। तो पहले हम लोग ये जानते हैं क्या, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, कैसे इसके साथ हमको ऑपरेट करना है, कैसे चीज़ों को लेकर के बढ़ाना है आगे। तो एक एक चीज़ों को हम लोग लर्न करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है? याद करने से कुछ भी फिजिक्स में याद नहीं होता। बातें समझ में आ रही है? तो हमको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। जैसे कि आप पिछले दिन देखे कि एक भी चीज़ लर्न करने लायक नहीं था, सारा चीज़ क्या था, ऑब्जर्व करना था, फील करना था और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना। तो मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक ठाक होगा, मेरे से तो ज़रूर अच्छा होगा, ठीक ना? चलो तो बढ़ते हैं आगे, उतना भी अच्छा नहीं, चलो अच्छी बात, मेरे से मैथमेटिकल कैलकुलेशन चैलेंज नहीं करने का, ठीक ना? मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट आदमी सामने फिजिक्स, ठीक है? चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्या, हम लोग बढ़ते हैं पहला फिजिकल क्वांटिटी इसमें से, जिस पहले फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? आपको मैं अभी बता रहा था क्या कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में लिखेंगे क्या, ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड। शॉर्ट में बातों को लिखेंगे, हम सजा सजा के डेफिनेशन लिखने वाले हैं कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल का केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, तो एनी डायरेक्शन, तो एनी डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इट, इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इट। कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको किसी भी तरह के, हमको किसी भी तरह के डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल में देखेंगे क्या, मास देखेंगे, लेंथ देखेंगे, टाइम देखेंगे, स्पीड देखेंगे, वर्क डन देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी तरह के डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इस स्केलर क्वांटिटी के बारे में सिंपल सिंपल हम लोग ये बात जानेंगे क्या, सिंपल सिंपल बात हम लोग जानेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी जो है, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एडेड और subtracted by simple algebraic law। इस सिंपल अल्जेब्राइक लॉ के द्वारा जो है, तो आप स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्या बोलूं, किसी आदमी ने को 3 kg ऑफ समथिंग, 3 kg ऑफ शुगर तुमको दिया और फिर इसमें क्या करना है तुमको, 5 kg ऑफ शुगर अगर ऐड करना है तो हमको कितना मिलेगा, 8 kg ऑफ शुगर ही। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? कौन सा लैंग्वेज, ठीक ना? क्या करेंगे, हमको इतना शुगर ही मिलेगा। ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन है जो हम लोग पहली क्लास से लेकर के और अभी तक ऐड सब्ट्रैक्ट करते आए हैं, उसी से आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वेक्टर के साथ कुछ ऐसा होता नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड, किसी तरह के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वर्क, एनर्जी, ये सारी चीजें जो है तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन में याद रखना है क्या, कि स्केलर क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए
हमको सिंपल अलजेब्राइक लॉ को फॉलो करना है, जैसे हम बचपन से जोड़ते घटाते आए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर हम यहीं से बढ़े चीजों को लेकर के किधर के तरफ, हम इधर से चीजों को लेकर के बढ़े अगर वेक्टर क्वांटिटी के तरफ, अगर हम बढ़े किधर के तरफ, वेक्टर क्वांटिटी के तरफ, तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए इतना ही काफी नहीं। बात समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता ही होता है, और साथ साथ में ये एक स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, जिसको हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अगर बात करें तो कहेंगे क्या कि ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ, मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, एंड इट फॉलोज द, अगर ये फॉलो करे, इट फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करे, फॉलो करे। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? इसको हम लोगों को वेक्टर्स चैप्टर में ही पढ़ना है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में दो लॉ पढ़ना है आपको, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। ऑनलाइन के दुनिया में लोग एक पॉलीगॉन लॉ भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ लेंगे, है नहीं, वो ट्रायंगल लॉ का ही मॉडिफाइड वर्जन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि वेक्टर होने के लिए तीन शर्त है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, केवल इतना हो जाने से कोई वेक्टर नहीं होता। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, और साथ साथ में इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसके एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, इसके एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे किसका, इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे किस चीज का, वेलोसिटी का। इसके एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे किसका, फोर्स का। इसके एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे किसका, एक्सीलरेशन का, etc। ये सारी चीजें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप कहिएगा कि सर इसको सिंपल कैसे नहीं ऐड कर सकते हैं? तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि अपने पास दो टर्म है, एक टर्म है स्पीड और एक टर्म है क्या, वेलोसिटी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? देखो कि स्पीड और वेलोसिटी अगर हम मान ले क्या कि अपने पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं कि नहीं? डिफरेंट डिफरेंट, मैं ये तीन रास्ता आपको दिखाया हूं, तो आपको ले करके चलेगा ए से कहां तक। आप देखिए इस तीनों रास्तों में अगर हमको ए से बी तक जाना है तो पहले वाले से जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन लगातार बदलता रहेगा। मान लिया जाए कि इस रास्ते का लंबाई समथिंग, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। इस रास्ते से जाएंगे तो ए से बी तक जाने के लिए हमको 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना ही करना पड़ेगा, और डायरेक्शन मेरी लगातार बदलती रहे। मतलब इस डिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, कोई फिक्स डायरेक्शन, तो डिस्टेंस इसीलिए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का बात आप करे होइएगा क्या कि इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मैंने जहां चलना शुरू किया और जहां पे मैंने चलना खत्म किया, उस दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सीधा लाइन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम यहाँ से थोड़ा भी बेंड होने का कोशिश करेंगे तो ये सीधे वाले से ज्यादा हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ भी डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। तो ये सारा रास्ता 1 2 3 सबका लेंथ जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन इस सारे लेंथ में से एक पार्टिकुलर लेंथ है रास्ता नंबर 2, जो कि सीधे ए से बी को, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब इसका अगर हम लोग मान ले कि इसका लेंथ है 3 किलोमीटर, आप देखिए कि इसका डायरेक्शन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसने कभी अपना डायरेक्शन बदला नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मिला जुला के डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग सीधा सीधा ये बात जानते हैं क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कि जो आपका इनिशियल है और जो आपका फाइनल पॉइंट है, इस दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अच्छी बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड फिक्स है और इसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कहूं क्या कि कोई आदमी चलना शुरू करता है एक पॉइंट से, इस तरीके से चलता है ये आदमी 3 किलोमीटर। पहला केस देखिए, इस तरीके से ये आदमी चलता है 3 किलोमीटर, ए से चलना शुरू करता है। पहले कितना दूर तक चलता है, 3 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर ये आदमी क्या करता है कि यहाँ से इसी डायरेक्शन में ये आदमी चल देता है कितना, 4 किलोमीटर। इसी डायरेक्शन में ये आदमी कितना चल देता है, 4 किलोमीटर। मैं अगर बोलूं कि ये ए है, ये मान लिए हैं तो कुछ और मानते हैं, अगर ये P है और अगर ये Q है और ये ट्रैवल करके पहुंचता है B तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहिएगा 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, और ये हो जाएगा कितना आपका, 7 किलोमीटर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कि कोई एक आदमी यहाँ से चलता है 4 किलोमीटर, यहाँ से चलता है कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर ए से, और फिर ये आदमी जो है यहाँ से वापस आ जाता है 3 किलोमीटर। ये आदमी यहाँ से वापस आ जाता है कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और ये अब फाइनली पहुंच गया कितना, बी। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें, तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर में लिखते हैं 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अब की बार ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो है कितना, 1। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छी बात यह है कि अगर एक आप तीसरा एग्जाम्पल देखें, कहता है क्या कि एक आदमी चला यहाँ से 4 किलोमीटर और इसका दिमाग घूम गया, फिर ये यहाँ से सीधे सीधे चलने लगा ऐसे परपेंडिकुलरली 3 किलोमीटर। अब बताइए कि ये अगर 4 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला, तो इनिशियल पॉइंट ये था ए, फाइनल पॉइंट ये था बी, और अब जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैथागोरस लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लोग जो लिख रहे हैं 4 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर, तो यहाँ से रिजल्ट अपना कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर। बातें क्या हुई इस कहानी में, जुड़े हैं 3 और 4 को ही, लेकिन हर जगह रिजल्ट अलग अलग आया है। सिचुएशन बदला है, रिजल्ट क्या हुआ है, अलग अलग। कारण क्या रहा, कारण ये रहा कि हम लोग यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। क्या, सेम डायरेक्शन में चला तो ऐड हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में चला तो डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा, अलग डायरेक्शन में चलेगा डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। हर बार कहानी 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की है, लेकिन ऐड करने से रिजल्ट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इसको हम लोग सिंपल अगर ऐड करते तो हर जगह 7 आंसर आना चाहिए, लेकिन हर जगह कहानी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। लेकिन देखना इसमें, अगर मैं डिस्टेंस का बात करूँ तो डिस्टेंस यहाँ भी 7 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया, डिस्टेंस यहाँ भी इसने 7 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, डिस्टेंस यहाँ भी इसने 7 किलोमीटर ही ट्रैवल किया। तो अगर स्केलर है, हर जगह रिजल्ट 7 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, वेक्टर है, तो हर जगह आंसर अलग अलग आ रहा है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये अलग अलग आने के लिए केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कह देंगे, ये गलत बात है। हमको देखना पड़ेगा कि ये जो स्पेशल एडिशन चल रहा है, इस एडिशन के लिए एक पार्टिकुलर लॉ बनाना पड़ेगा कि अगर अब हम मान लें कि ये 3 कहानी में आपको दिखा कि सेम डायरेक्शन में चला तो भाई जोड़ दिए, अपोजिट डायरेक्शन में चला तो घटा दिए, 90 डिग्री पर चला तो पैथागोरस लगा के डिस्प्ले निकाल लिए। मान लीजिए कि अब कोई आदमी ऐसे चलता है 3 किलोमीटर, ऐसे चलता है 3 किलोमीटर, और यहाँ से कुछ ऐसे चल देता है 4 किलोमीटर। अब मैं पूछूं आपसे कि ये डिस्प्ले कितना होगा, आपके पास कोई उत्तर नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके पास कोई उत्तर नहीं है, तो कैसे हमको ये बात पता चलेगा? इस बात के लिए हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे किसको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग एक जनरलाइज रूल बनाएंगे एडिशन का, जिसको बोलते क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और इसको हम लोगों को आगे पढ़ना है। फाइनली आपको मैं क्या बोला कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए
मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सिंपली हम लोग आते हैं कहां पर कि वेक्टर होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। किस चीज से? एरो से रिप्रेजेंट किया जाना। बात समझ में आ रहा है? अब एरो से रिप्रेजेंट किया जाना है तो भाई ये रहा एक एरो अपने पास, ये क्या है? एक वेक्टर है। इस एरो के जो पीछे वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और जो इसका माथा वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? हेड। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि कोई भी वेक्टर है तो इसके पास दो चीज है, इसका हेड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा है और इसका लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को शो कर। बात समझ में आ रहा है कि? तो किसी भी वेक्टर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है किस चीज से करेंगे? एरो से। और इस एरो में जो लेंथ ऑफ एरो होगा, ए से बी तक का कुछ ना कुछ लेंथ होगा कि नहीं होगा? 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो लेंथ ऑफ एरो जो बताएगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा और हेड का जो डायरेक्शन बताएगा वो क्या बताएगा? डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो मिला जुला के पॉइंट एक लाइन में याद क्या रखना है? एक लाइन में याद रखना है क्या आपको कि द लेंथ ऑफ एरो है, द लेंथ ऑफ एरो, द लेंथ ऑफ एरो इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड कितना है तो इसके लिए हम लोग किसको देखेंगे? लेंथ को देखेंगे। और अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर इसको मैं बोल दूं वेक्टर ए, इसको मैं बोल दूं एक वेक्टर बी, आपसे मैं पूछूं का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे? वेक्टर ए का कि वेक्टर बी का? बी का। क्यों? कि बी का लेंथ क्या है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? और दूसरी बात आपको ये याद रखना है, बात आपको ये याद रखना है क्या कि जो द हेड, द हेड डिनोट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर के डायरेक्शन को कौन बता रहा है? इसका हेड बता रहा है। इतनी बातें आपको याद रखनी। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बात में मिला जुला के हम एक लाइन में क्या बोले कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का यूज करना है। एरो का जो लेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, हेड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डायरेक्शन को बताएगा। इतना बात में किसी दिक्कत तो बोलो, और नहीं दिक्कत तो भी बढ़ूं आगे। अब देखिए सीधे सीधे कि किसी भी वेक्टर को हम राइट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। बात समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए क्या कि अपने पास ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं 2 पॉइंट का, क्या कि इसको हम लिखेंगे क्या? ए बी, और इसका हम लेंथ मान लेते हैं कितना? आर। बात समझ में आ रहा है? तो इस वेक्टर को जो लिखने का तरीका है, इस वेक्टर को वेक्टर कैन बी रिटन एज, वेक्टर कैन बी रिटन एज, अगर हमको इसको लिखना है तो लिखने के लिए हम लोग सिंपल अगर लाइन ए बी देखें तो ऐसे लिखते ए बी को, अगर कोई लाइन रहता है ए बी तो ऐसे लिखते, और इसी ए बी लाइन पर हम लोग क्या करेंगे? एक एरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए। बात समझ में आ रहा है? इसको रिप्रेजेंट करना है ऐसे, और इसको रीड कैसे करना है? इसको रीड करना है कैसे? इसको रीड करना है कैसे? वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बार मैं अगर स्टेटमेंट लिखवाता रहता हूँ और बोलता हूँ बच्चों को लिखने के लिए कि लिखो वेक्टर ए बी, तो बच्चे लिखते हैं वेक्टर। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है ए बी और ऊपर में क्या लगाना है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दूसरी बात हम लोग करें तो इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, क्या कि मैग्नीट्यूड लिखिए और ऊपर में वेक्टर का साइन लगा दीजिए। इसका मतलब भी क्या हुआ? वेक्टर आर। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कैसे? वेक्टर आर। बात समझ में आ रहा है? ये हुआ वेक्टर को लिखने का तरीका। अब अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी को, अगर आपको मैग्नीट्यूड का बात करना है, आप सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी जो लिखेंगे इसको आप दो तरीके से लिखते हैं, कैन बी रिटन एज। तो अगर हमको लिखना है कैन बी रिटन एज, आप ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या? ए बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंथ को बताता है और किसी लाइन ए बी का ये क्या है? लेंथ ही तो है इस ए बी तक। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप मॉड ए बी में वेक्टर भी लिख सकते हो, या सिंपली इसको ए बी भी। बात समझ में आ रहा है? अगर वेक्टर आर का लिखना है,
आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप केवल आर भी लिख सकते हो। बातें समझ में आई कि नहीं? तो अगर देखें तो वेक्टर के पास भाई दो चीज हुआ, एक हुआ मैग्नीट्यूड, एक हुआ क्या, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, इसका लेंथ, और डायरेक्शन कौन बताएगा, हेड। वेक्टर को अगर लिखना है तो एरो का सिंबल डाल देंगे, अगर मैग्नीट्यूड को लिखना है तो या तो मॉड में लिखेंगे या तो सिंपली लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब इतने बात के बाद हमारे पास आता है क्या, हमारे पास पूरे ब्रह्मांड में अनेकों तरह के वेक्टर आते हैं, जिस वेक्टर के बारे में हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको डायग्राम से सिखाने का कोशिश करूंगा। शॉर्ट में मैं चाहता हूं क्या कि वेक्टर्स को हम लोग क्या करें, टाइप्स ऑफ वेक्टर को आज कंप्लीट कर लें। और आज का लेक्चर थ्योरेटिकल लेक्चर होगा, इट मे बी कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर नहीं पढ़े तो निश्चित रूप से सारी चीजें आपको याद रखना है, हर तरीका को आपको सीखना है। और थोड़ा सा याद रखेंगे क्यों, कि जिंदगी में जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे बिना वेक्टर के एक लाइन आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बिना वेक्टर के एक लाइन आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्यों? कि फिजिक्स पढ़ेंगे तो वेलोसिटी होगी ही होगी, फोर्स लगेगा ही लगेगा, और सारा का सारा क्या है, वेक्टर है, तो उसको हम लोग वेक्टर के जैसे ही ट्रीट करेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो भाई कि अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें कहानी किसकी, टाइप्स ऑफ वेक्टर की। अगर हम लोग बात करें किसकी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, तो टाइप ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला टाइप आएगा, उस सबसे पहले टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। सबसे पहले क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। और कहता क्या है कि यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम। मान लो कि एक वेक्टर अपने पास ये है, इस वेक्टर का नाम हम लोग कुछ रखेंगे, और एक ये दूसरा वेक्टर ये है, तो मान लेते हैं क्या कि अगर इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर ए बोलते हैं और इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर, दो वेक्टर है अपने पास, इस दोनों वेक्टर का आप देखिए कि लेंथ क्या है, सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डायरेक्शन भी क्या है, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। मतलब कि इक्वल वेक्टर के लिए आपको चाहिए क्या, कि आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल, दोनों अगर जो हो इक्वल हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? कभी आप लोग टीवी सीरियल्स वगैरह रामायण महाभारत टाइप का चीज़ देखे होइएगा। रामायण महाभारत टाइप के टीवी सीरियल्स में होता क्या है कि दो आदमी युद्ध कर रहे होते हैं आपस में, और युद्ध में छोड़ा जाता है तीर, दैट तीर वेक्टर। और ये भी देखते होंगे कि अगर धनुष से एक तीर छोड़ा गया, तीर के बाद ये ऐसे फैलता है और 10-12 तीर और फिर पैरेलल चलता है। सारे के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, सारे का लेंथ भी क्या है। मतलब अगर हम सारे तीर को हम एक अलग अलग वेक्टर के रूप में कंसीडर करें तो वो सारे वेक्टर कैसे कहलाएंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि जो दूसरा टाइप्स है, तो दूसरा टाइप्स है, इस दूसरे टाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनइक्वल वेक्टर। इस अनइक्वल वेक्टर में आप सीधे सीधे देखेंगे कि इक्वल वेक्टर तब है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है। अगर केवल मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए, केवल डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, या दोनों ही मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, इस तीनों ही केस में हम लोग वेक्टर को क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या, कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर अनइक्वल, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, अनइक्वल हो, क्या, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर अनइक्वल, अगर क्या हो, डायरेक्शन ही कैसा हो, अनइक्वल हो, और बोथ द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड both the magnitude and direction are unequal। क्या हो, या तो आपका क्या हो कि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, या क्या हो डायरेक्शन अलग अलग हो, या क्या हो दोनों ही अलग अलग हो।
इस तीनों ही केस में जो वेक्टर होगा वो कैसा वेक्टर होगा, अनइक्वल वेक्टर होगा। जरा सा डायग्राम से देखने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए क्या कि मेरे पास एक वेक्टर है ये वेक्टर ए और एक वेक्टर है ये वेक्टर बी। आप देखिए कि इस दोनों वेक्टर में वेक्टर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है तो ये इक्वल वेक्टर होगा कि अनइक्वल वेक्टर होगा? इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन दोनों में से कोई भी अगर डिफरेंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ए और बी अनइक्वल है। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो मान लीजिए कि एक वेक्टर है ये और एक दूसरा वेक्टर है क्या ये। मैंने दोनों का लेंथ रखा है सेम, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ये इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा। अगर हम एक तीसरे केस का बात करें तो तीसरे केस में आप देखिए कि मैग्नीट्यूड भी अलग और डायरेक्शन भी, ये ए और ये बी दोनों ही केस में जो है आपका वेक्टर ए है ये वेक्टर बी के बराबर नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनइक्वल वेक्टर। तो इक्वल और अनइक्वल में एक ही बात याद रखना कि अगर दोनों का दोनों सेम हो गया तो इक्वल, अगर के अलावा कुछ भी हुआ तो अनइक्वल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरा जो केस आता है आपके पास, ये तीसरा जो टाइप आता है, इस तीसरे टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। इसमें सीधा सीधा एक लाइन में आपको याद रखना है क्या कि इफ टू और मोर वेक्टर्स, यदि दो या दो से अधिक वेक्टर्स का हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, यदि क्या हो कि दो या दो से अधिक वेक्टर का क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, केवल मैग्नीट्यूड से हमको कोई लेना देना नहीं है, केवल डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो वैसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे हम लोग, जेड टू बी। जेड टू बी कैसा वेक्टर, जेड टू बी पैरेलल वेक्टर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप देखिए सीधा सीधा कि हमको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, केवल केवल क्या हो जाए, डायरेक्शन सेम हो जाए। तो डायरेक्शन सेम हो जाए तो इस सारे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। आप इसमें देखिए कि जितने भी वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें जितने भी वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, ए सी डी, सारे के सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है, एक जैसा है। मैग्नीट्यूड से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो हम इस वेक्टर्स को क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। और सीधा सीधा बात यहाँ से लिखेंगे क्या कि तो आपका वेक्टर ए है, तो आपका वेक्टर बी है, तो आपका वेक्टर सी है, एंड जो आपका वेक्टर डी है आर कैसा वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर्स। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहाँ से ध्यान से देखो, इक्वल वेक्टर है वो पैरेलल होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, बस केवल डायरेक्शन सेम हो जाए तो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एक लाइन में ये बात ये भी कह सकते हैं क्या कि एक लाइन में हम लोग ये भी बात कह सकते हैं क्या कि ईच इक्वल वेक्टर, जितना भी इक्वल वेक्टर है, ईच इक्वल वेक्टर्स आर कैसा वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितना भी वेक्टर इक्वल है वो सारा का सारा क्या होगा, पैरेलल होगा। बातें समझ में आ रही है? इसी तरीके से एक चौथा वेक्टर का टाइप्स आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। और इस एंटी पैरेलल वेक्टर का आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो एंटी पैरेलल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इसको हम लोगों को डिफाइन करना है तो हम लोग कहेंगे क्या कि इफ, कहेंगे क्या, इफ द डायरेक्शन ऑफ, if the direction of vectors are just opposite to each other, just opposite to each other, अगर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट का, अपोजिट अदर, then they are then they are said to be, then they are said to, कैसा वेक्टर, then they are said to be एंटी पैरेलल वेक्टर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोग क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे कब, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए, जस्ट अपोजिट हो जाए। एक वेक्टर रहा ये और एक दूसरा वेक्टर रहा
ये मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जस्ट अपोजिट है डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब ध्यान देखना, यहाँ से एक चीज सीखने का क्या, यहाँ से एक चीज सीखने का क्या, इफ द मैग्नीट्यूड if the magnitude of two vectors if the magnitude of two vectors are same, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम आर अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा आप कि मान लीजिए कि एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अगर हम इस वाले वेक्टर को ए बोले, इस वाले वेक्टर को बी बोले, तो फिजिक्स में 99.99% जगहों पर अपोजिट साइन को, अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव साइन से शो कर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या कि यहां से अगर हमको लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, या फिर वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तब जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसी ए को हम लोग माइनस बी भी लिख सकते हैं और इसी को हम लोग माइनस ए भी लिख सकते हैं। मतलब क्या कि अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा ही नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से शो करना है, और मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगा इसका मतलब क्या, कब, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है इक्वल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, मतलब दोनों ही वेक्टर का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, तब हम लोग नेगेटिव साइन से एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अगला टाइप है आपका, अगला टाइप है आपका पांचवा टाइप। इस पांचवें टाइप को हम लोग बोलते हैं क्या, इस पांचवें टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब आप सीधे सीधे जानिए क्या, कि कोलिनियर वेक्टर्स में तो वेक्टर होगा, वेक्टर होगा वो होगा क्या, अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। और अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब आप देखिएगा सीधे सीधे क्या, मान लीजिए क्या कि अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो कि ये हाईवे की एक सड़क है, और हाईवे के एक सड़क पे इस तरफ एक लेन है और एक तरफ दूसरा लेन। क्या होगा कि एक तरफ से गाड़ियां जाएंगी और दूसरी तरफ से गाड़ियां क्या होगी, ट्रक होगा, कोई बस होगा, कोई छोटा सा कार होगा, कोई छोटा सा मोटरसाइकिल होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा हाईवे है तो ये भी हो सकता है कि कोई अपोजिट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रॉन्ग साइड चल रहा हो, बिहार का हाईवे है तो मस्त है, चलेगा ही चलेगा, है कि नहीं? अब देखिए दूसरा लेन होगा क्या, दूसरा लेन होगा क्या भाई, कुछ आदमी जो है सो इधर से आ रहा है, कोई ट्रक है, कोई कार है, कोई मोटरसाइकिल है, और कोई उल्टा पुल्टा आदमी भी कार है। ये इस सारे वेक्टर्स का देखिए कि जो भी डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं इस गिवन स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही है, या तो इसके डायरेक्शन में या तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इसीलिए ये सारे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। क्यों? कि सारा का सारा क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा यूज आएगा, सबका यूज आपको कहीं देखने को नहीं। बात समझ में आ रहा है? बस सिलेबस में है तो थोड़ा सा हम भी टाइम पास कर ले रहे हैं, आप भी कुछ चाहिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन कल से जो आपका क्लास होगा वेक्टर का, वो प्योरली मैथमेटिकल क्लास होगा, जिसमें हर चीज़ को सीखना है, हर चीज़ को फील करना है, हर चीज़ के ऊपर में हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से काम करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोलिनियर वेक्टर के साथ साथ हम लोग अगले टाइप पर बढ़ते हैं, और अगले टाइप को हम लोग बोलते हैं क्या, अगले टाइप को हम लोग बोलते हैं क्या, अगले टाइप को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर नाम से ही क्लियर है क्या, यदि तीन या तीन से अधिक वेक्टर, दो या दो से अधिक नहीं, यदि तीन या तीन से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में लाइज करे, अगर किसी के पास एक पतला कॉपी हो और दो पेन हो तो दे दो, है तुम्हारे पास पतला कॉपी, हाँ वही ले लो, अंशु के पास जो है, और दो पेन,
देखिए ये अपने पास 3 पेन है, एक मेरा वाला है ब्लैक कलर, एक ये लिंक का ब्लैक कलर और एक ये ब्लू कलर। इस तीनों को हम 3 अलग अलग वेक्टर्स मानते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये 3 अलग अलग वेक्टर है और ये जो मेरे पास पतली सी कॉपी है इसको हम क्या करते हैं, प्लेन मानते हैं। देखिए इसमें हम कभी भी चाहें, किसी भी स्थिति में चाहें तो हम मिनिमम 2 वेक्टर को हम कभी भी एक प्लेन में ले सकते हैं। आप देखिए ये प्लेन में है कि नहीं है, ये दोनों एक प्लेन में है कि नहीं, ये दोनों एक प्लेन में है कि नहीं, लेकिन तीसरा वाला प्लेन से बाहर है। इसका मतलब ये एक ही प्लेन में, ये भी एक ही प्लेन में होगा। कब? जब ये सारे के सारे आ जाएंगे ऐसे, तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये तीनों का तीनों जो है सो इस कॉपी के प्लेन में है। तो 2 वेक्टर को हम कैसे भी रखेंगे तो हम ऑलवेज एक प्लेन में ले सकते हैं। 2 वेक्टर जो है सो ऑलवेज ही कोप्लेनर होता है, एक ही प्लेन में लाई करने वाला होता है। लेकिन तीसरा वेक्टर भी कोप्लेनर तब होगा जब ये भी इसी प्लेन में लाइज करे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 वेक्टर या 3 से अधिक वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा कब? जब सारे का सारा एक ही प्लेन में लाई करे तब। अगर एक भी वेक्टर इसमें से प्लेन से बाहर हुआ तो हम लोग नॉन कोप्लेनर। बात समझ में आ रहा है? 2 वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होता है। आप कैसे भी 2 वेक्टर को रखिए, आप कहीं से भी लाएंगे चिपकाएंगे एक प्लेन, कैसे भी लाएंगे चिपकाएंगे एक प्लेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन तीसरा को भी कोप्लेनर होने के लिए इसी प्लेन में आना पड़ेगा। अगर इस प्लेन में होगा तो इसको कोप्लेनर कहेंगे, अगर नहीं होगा तो इसको कोप्लेनर नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? कोप्लेनर को कहेंगे क्या कि इफ, कहेंगे क्या कि इफ 3 वो नहीं, इफ 3 और 4 वेक्टर्स, if 3 और 4 वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन, अगर ये क्या करे कि सेम प्लेन में लाइज करे, लाइज इन सेम प्लेन, देन दे आर said to be कैसा? देन दे आर said to be कोप्लेनर। तब इसको हम लोग कैसा वेक्टर कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। और यहीं पर एक लाइन करके हम लोग लिख लेंगे क्या? वेक्टर्स, वो वेक्टर जो होते, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। वो वेक्टर हमेशा ही कैसा होता है? कोप्लेनर होता है। अगर इसको हम लोग चाहें एक छोटा सा एग्जांपल से देखना, हर वेक्टर को 2D फिगर में दिखाना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ 2 से अधिक वेक्टर है और ये सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर इस सारे वेक्टर का नाम हम रख लें तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि तो आपका वेक्टर ए है, जो वेक्टर बी है, जो वेक्टर सी है, तो वेक्टर डी है, ये सारे के सारे कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर। बातें समझ में आ रही कि नहीं? इस तरीके से वेक्टर्स के आप बहुत सारा टाइप्स बना सकते हैं। कोप्लेनर बनाए तो नॉन कोप्लेनर भी बना सकते हैं। आप समझ गए क्या होता है? कोलिनियर बनाए हैं तो नॉन कोलिनियर भी बना सकते हैं। लाइन के अलोंग होगा तो कोलिनियर, और इसमें से एक आया ट्रक वाला, कहा कि भाई हमको रोड पे चलाने में मन लग रहा है, पौवा मारो और चलो बगल में खेत में। अब ये कैसा हो गया? नॉन कोप्लेनर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर लाइन के अलोंग होगा तो कोलिनियर, लाइन से बाहर गया तो नॉन कोलिनियर। अगर प्लेन में रहा तो कोप्लेनर, अगर प्लेन में नहीं रहा तो नॉन कोप्लेनर। हो गए कि क्यों पढ़ा रहे हैं, काम नहीं है? कोई काम सच में नहीं है। जिसका काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है क्या? वो जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसका काम है हमको, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये यूनिट वेक्टर बहुत छोटा सा डेफिनेशन कैरी करता है, लेकिन ये उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। जैसे आप सोचिए कि एक गाड़ी ऐसा हो जिस गाड़ी का स्टेयरिंग ना हो, स्टेयरिंग काम ना करे, कैसा गाड़ी होगा? मजा आ जाएगा सर एकदम, है ना? रिमोट भी नहीं है, कुछ नहीं है। रिमोट भी क्या, उसका स्टेयरिंग ही है ना, कुछ नहीं। एक गाड़ी ऐसा है जिसके डायरेक्शन पे हमको कमांड ही नहीं है, तो वो गाड़ी कैसा होगा? बहुत मजेदार होगा सर, एक बार में चढ़िए और सीधे धाम में उतरिए, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या कि यूनिट वेक्टर फिजिक्स का एक ऐसा स्टेयरिंग है, फिजिक्स को डायरेक्शन दे, पूरे फिजिक्स को डायरेक्शन देने वाला वेक्टर कौन है? यूनिट वेक्टर। हम लोग को कहीं भी अगर डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वहां पर यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे।
कैसे यूज करेंगे वो अगले क्लासेस में सीखेंगे। आज बस ये सीखेंगे कि यूनिट वेक्टर होता क्या चीज। बात समझ में आ रहा है? तो यूनिट वेक्टर के बारे में सीधा सीधा डेफिनेशन ये कहा जाता है क्या कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, if the magnitude of a vector, if the magnitude of a vector is t, t का मतलब क्या हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। बात समझ में आ रहा है? t, then the vector is said to be, then the vector is said to be, then the vector is said to be क्या, तब इस वेक्टर को क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर में ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेशल सिंबल का यूज करना पड़ता है। अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो यहां से देखेंगे क्या, अगर हमको बात करना है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along a vector, along a vector r is given by r कैप। बात समझ में आ रहा है? आर लिखेंगे और ऊपर ऐसा कैप लगा देंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे क्या, आर कैप। बात समझ में आ रहा है? तो यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर गिवन आर क्या हुआ, तो ध्यान देना कि अगर हम किसी वेक्टर आर का चर्चा करें और इस आर का मैग्नीट्यूड यूनिटी नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर कुछ भी हमको नहीं पता, लेकिन अगर इसके डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से यूनिट लेंथ का वेक्टर काट लेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, यूनिट लेंथ का वेक्टर काट लेंगे और इसी वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, आर कैप, या कहीं कहीं पर इसको वेक्टर कहा जाता है। का लेंथ कितना होगा, यूनिट लेंथ। अब मान लो क्या हमको कोई आदमी दिखा दे कि ये यूनिट वेक्टर आर कैप कैसे निकालेंगे अगर वेक्टर आर दिया हो तो, और आपको कहे क्या कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का, लेकिन उसका डायरेक्शन पता, के बारे में ये पता है कि ये वेक्टर आर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो बताइए कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, बताइए कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो देखो कि जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं वो नेचर पढ़ते हैं, और हमारे नेचर में अभी तक जो स्टडी में है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल बॉडी को स्टडी करना है, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फेनोमेनन को स्टडी करना है। अगर एक डायमेंशन को डिनोट करना है तो एक्स एक्सिस बनाते हैं, 2 डायमेंशन में स्टडी करना है तो वाई एक्सिस, और 3 डायमेंशन में स्टडी करते हैं तो जेड एक्सिस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है सो हम लोग फिजिक्स में एक रूल बना दिए क्या कि अगर अपने पास एक्स एक्सिस है, अगर अपने पास वाई एक्सिस है, और अगर अपने पास जेड एक्सिस है, अगर अपने पास जेड एक्सिस है तो इस तीनों एक्सिस के अलोंग, ये ओरिजिन है, ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस, और ये मान लीजिए कि आपका जेड एक्सिस। तो कहा क्या कि भाई हम अगर कहीं भी घूमेंगे, अगर हम किसी भी चीज को स्टडी करेंगे तो 3 डायमेंशनल फ्रेम में ही स्टडी करेंगे। तो 3 डायमेंशनल फ्रेम में अगर डायरेक्शन के लिए हम लोग कोई परफॉर्मा ऐसा तैयार कर लें जिसको पूरा दुनिया माने तो चीजें आसान हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से एक चीज देखा गया क्या कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को माना गया क्या कि तो आपका यूनिट वेक्टर है, तो आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर माना गया वो किसको, आई कैप को माना। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या कि एक्स डायरेक्शन में अगर कभी भी हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर चाहिए तो इस यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी बात क्या कहा, दूसरी बात ये क्या कहा कि कहा जो यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जो लेना है आपको, अलोंग वाई एक्सिस इज, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, जे कैप, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जे कैप। जब भी यूनिट वेक्टर का चर्चा हुआ तो यूनिट वेक्टर का चर्चा हुआ इसका मतलब कि उस वेक्टर का लेंथ होगा वो कितना होगा, होगा 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 की। बात है समझ में आ रही है कि नहीं? तीसरा बात क्या कहा, तीसरा बात कहा क्या कि जो आपका यूनिट वेक्टर है, तो आपका यूनिट वेक्टर है along z एक्सिस, along z एक्सिस इज, इसको कैसा लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा कैसा, इसको
दिया जाएगा कैसा, के कैप, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैप के जैसा। आप कहोगे कि सर क्या फायदा है इसका। तुम एक बात सोचो क्या, कि आपको सीधे सीधे ये बात याद रखना है क्या, कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखेंगे क्या, आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखेंगे, जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखेंगे। अब आपसे मैं कहूं कि बेटा मैं 3 किलोमीटर चला, क्या क्या इंफॉर्मेशन तुमको मिला, क्या कि मैं 3 किलोमीटर चला, किस डायरेक्शन में चला इस बात का पता चला क्या, नहीं पता चला। लेकिन अगर मैं तुमको कहूं कि बेटा मैं 3 आई कैप किलोमीटर चला, अब 3 किलोमीटर चला किधर के तरफ, एक्स डायरेक्शन में, कैसे पता चला, तो देखो ये आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड है कितना, और 1 से किसी क्वांटिटी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, लेकिन डायरेक्शन मिल जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1 से हम 3 किलोमीटर में मल्टीप्लाई किए तो कोई फर्क, लेकिन आई कैप देख करके ये पता चल गया कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आपको कहूं क्या कि मैं 5 जे कैप किलोमीटर चला, आपको क्या मिला डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, 5 किलोमीटर चला किस डायरेक्शन में। तो केवल मैग्नीट्यूड कह देने से आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रहा था, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर मैं आपको यूनिट वेक्टर लगा दिया, यूनिट वेक्टर लगा दिया तो यहाँ से आपको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बात समझ में अगर ये आ रहा है तो यहाँ से हम लोगों को याद रखना है ये बात, अगर आई कैप यूनिट वेक्टर है, अगर जे कैप यूनिट वेक्टर है, अगर के कैप यूनिट वेक्टर है, तो इस सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 के बराबर में। और दूसरी बात ये कि अगर हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे थे 3 किलोमीटर, ये स्केलर क्वांटिटी थी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन अगर इसके साथ मैंने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसका मतलब ये अब वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब यहां से जो बात को बढ़ाएंगे, यहां से बात को बढ़ाएंगे क्या, कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को हमको लिखना है, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज, यूनिट वेक्टर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल में कहूं, एग्जांपल में क्या कहूं कि F बराबर 5 न्यूटन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। हमको किसी डायरेक्शन के बारे में पता, लेकिन मैं जैसे ही कहूं कि F बराबर 5 आई कैप न्यूटन है, तो अब ये कैसा चीज हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। क्यों कि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो क्यों यूनिट वेक्टर स्टेडिंग का काम कर रहा है ये बात पता चल रहा है, जिसके पास पहले कोई डायरेक्शन नहीं था, एक मात्र यूनिट वेक्टर आया और उसको प्रॉपर डायरेक्शन दे। तो पूरे फिजिक्स में यूनिट वेक्टर का काम क्या है भाई, डायरेक्शन ही देना। और हर जगह पर हम लोग यूनिट वेक्टर का काम करेंगे, यूनिट वेक्टर आगे निकालना सीखेंगे, और कैसे चीजों को और आगे बढ़ाएंगे, इन सारी चीजों पर हम लोग आगे काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज मैं एक छोटा सा झलक में आपको दिखाया किसका, वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन का, और इसमें मैं बताया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। एक से सबसे लास्ट और नालायक वेक्टर भी है हमारे पास। कभी कभी हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ जाए 0 न्यूटन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कभी कभी फोर्स मेजर करें, कैलकुलेट करें, मैं इधर की तरफ खींचा 5 न्यूटन से, तुम भी उधर की तरफ खींचे 5 न्यूटन से, मैं पूछूं कि नेट फोर्स कितना, 0। फोर्स तो है और फोर्स वेक्टर भी है, लेकिन 0 आ रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को, ऐसे वेक्टर्स को कैसे वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके लिए एक लास्ट टर्म आता है, जिस लास्ट टर्म को बोला जाता है क्या, नल वेक्टर, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, जीरो वेक्टर। और इस नल वेक्टर या जीरो वेक्टर को आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द वेक्टर, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0, ऐसा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, जो हो, इज नोन एज, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, एज नल वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज रिप्रेजेंटेड बाय, 0 लिखेंगे और 0 लगा देंगे वेक्टर का साइन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, मैं घर से चलूँ, दोबारा घर को आऊँ, मान लो कि मेरी वाइफ लोग कभी खुश होने वाली चीज़
ही नहीं है, बेचारा थके हारे दिन भर गए हैं घर में। वो रिश्ता ऐसा है जो हमेशा आपको निकम्मा कहे, हस्बैंड के लिए वाइफ, के लिए सास, ठीक ना। वो कभी आपको नहीं कहेगा कि काम के हो, और अगर थोड़ी सी पढ़ी लिखी है तो बेटा और टेंशन। क्या टेंशन है? तुमको कहेगी निकम्मा हो, तुम झल्ला जाओगे कि हम दिन भर काम करके आए और हमको निकम्मा बोला जा रहा है घर पे, भी करके दिखा देगी। कहेगी कि कैसे निकम्मा हो, तुमको बताते हैं, देखो। कहेगी क्या कि सुबह में घर से गए थे, यहाँ गए थे, शाम को गए 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 कहाँ आए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्क डन क्या होता है। अच्छा, हम फिजिक्स के टीचर हैं तो हम कहेंगे क्या वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, वर्क डन कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? गजब है यार, फिर पूरा दिन किए क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे बचने का उपाय 11th में अगर आप हमसे वर्क की पावर पढ़े रहते तो आपको बताए रहते